ओवर द वीकेंड ग्लोबल क्यूज आए हैं और ऑफ कोर्स चाइना की चिंता बनी हुई है। तो बेस्ट ग्लोबल वॉइस अजय बग्गा साहब हमारे साथ तैयार हैं और करते हैं उनका स्वागत। बग्गा साहब, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह वक्त देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर। और सबसे पहली बात, वैसे तो सोचा था सर कि यूएस के डेवलपमेंट की बात करेंगे, बट चाइना में ये क्या हो गया सर? इतनी स्ट्रिक्ट कोविड पॉलिसी और 2.5 साल से हम देख रहे हैं, बाकी सब जगह तो कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कोविड केसेस आते हैं संभल जाते हैं, ये चाइना इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रहा है? और पहली बार हम देख रहे हैं कि वहां के लोग भी अब तंग आ गए इससे। जी बिल्कुल, देखिए दीप, 2 साल से ज्यादा, 2.5 साल ले लीजिए, क्योंकि ये जो संक्रमण शुरू हुआ था चाइना से शुरू हुआ था फरवरी 2020 से, या आप लीजिए दिसंबर 2019 से। तो लोग अभी परेशान हो गए कि लगभग 2.5 साल 3 साल से घरों में बंद हैं। कुछ भी केस होते हैं तो उनको बहुत बुरे एमेनिटीज वाली जगहों में क्वारंटाइन कर दिया जाता है, बहुत सख्ती से पेश आते हैं। तो हमने देखा पूरे वेस्टर्न चाइना से लेकर ईस्टर्न चाइना, सो जिनजियांग से लेकर पूरा शंघाई तक लोग सड़कों पे उतरे, बट होने कुछ वाला नहीं। ये क्योंकि बहुत ऑटोक्रेटिक रेजिम है, कम्युनिस्ट पार्टी और मिलिट्री का वहां शासन है, तो डर यही है कि ये कुछ दुष्कर्म ताइवान की तरफ या भारत के बॉर्डर की तरफ ना कुछ कर दें कि लोगों का अटेंशन हटाने के लिए। तो वो एक डर जियोपॉलिटिकल रहता है जब भी इनका डोमेस्टिक कुछ इतना बड़ा इशू आता है। तो ओवरऑल लोग तंग हैं। क्यों कोविड ये इतना जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं जब दुनिया भर ने सब कुछ बरहाल कर दिया है, खोल दिया है? ये समझ नहीं आ रहा है। ये जरूर है कि इनकी वैक्सीनेशन वैसे नहीं हुई जैसे दुनिया में थी। दूसरा, इनके यहाँ इन्फेक्शंस उतनी तेजी से ऑफिशियली नहीं हुए, तो लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी अभी नहीं है। बट उसके आगे क्या इनके जो हुक्मरान हैं वो क्या सोच रहे हैं जिसके कारण ये इस तरह से जीरो कोविड कर रहे हैं? अब मार्केट्स क्यों इससे विचलित है? आज एशिया देखिए सब रेड में खुला। मार्केट्स में प्रॉब्लम है। चाइना बहुत बड़ा सप्लायर है दुनिया भर के लिए और इंटरमीडिएट कंज्यूमर भी है। आप देखिए कोरिया के एक्सपोर्ट्स गिरे पिछले महीने 17%। सब कुछ वो चाइना में जो एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें गिरावट आ गई। पूरे मेटल्स, जो नेहा बात कर रही थी, मेटल्स नीचे हैं, तेल नीचे है, क्योंकि चाइना उपभोक्ता है कमोडिटीज का सबसे बड़ा और सप्लायर है दुनिया भर में। और ऐसे जब सप्लाई चेन पे इशू आता है, पिछले साल जो हुआ, यूएस रिटेलर्स ने ओवर इन्वेंट्री रख ली और वो इन्वेंट्री निकालते निकालते उनके बहुत लॉसेस हो गए फिर। तो ये सप्लाई चेन इश्यूज आ जाते हैं, कमोडिटी प्राइसेस के इशू आ जाते हैं, रीजनल स्टेबिलिटी के इशू आ जाते हैं। बट हमें ये ज्यादा बढ़ते दिखता नहीं है, क्योंकि पीपल मूवमेंट सस्टेन करने के लिए सामने वाले भी थोड़े डेमोक्रेटिक होने चाहिए, जो अलाउ करें डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट को, जैसे वेस्ट में होता है या भारत में होता है। वैसा वहां नहीं है। तो वहां तियाननमेन स्क्वायर जैसे लोगों पे टैंक चढ़ा देते हैं ये लोग। तो इसको बहुत जल्दी सप्रेस कर लिया जाएगा। बट ओवरऑल इशू ये है कि चाइना का उत्पादन अगर उतना तेज नहीं रहा, ऑलरेडी प्रॉपर्टी का उनको प्रॉब्लम था, प्रॉपर्टी क्षेत्र का, सेक्टर का, तो हाउसिंग डिमांड कम हो रही है। उनका जो डेट टू जीडीपी है 250% है, जीडीपी का उनका जो डेट उठाया हुआ है, तो उससे डिफॉल्ट बढ़ सकते हैं। दुनिया के साथ बहुत लिंक्ड है, बिकॉज $15 ट्रिलियन दुनिया से उठाए हुए हैं चाइना ने कर्जे के रूप में। तो ये पूरे मसला बन जाता है पूरे ग्लोबल इकोनॉमी का। फ्राइडे को एक अच्छी बात थी, जैसे हमारे मार्केट बंद हो रहे थे, चाइना ने रिजर्व रेट रिक्वायरमेंट 25 बेसिस पॉइंट काटी अपने बैंक्स की, जिससे $70 बिलियन 5 दिसंबर के बाद इनके बैंकिंग क्षेत्र में आ जाएंगे। बट उसका आज असर मार्केट्स पे होते नहीं दिखा। तो आप कह सकते हैं एक सॉफ्ट स्टिमुलस चाइना की तरफ से आया था फ्राइडे को, जो उनके पीबीओसी, जो उनका आरबीआई है, उनके चेयरमैन ने ऑलरेडी इंडिकेट किया था मंडे को, फ्राइडे तक वो आ गया। बट आज जो है वो पब्लिक प्रोटेस्ट के कारण मार्केट्स पे थोड़ा सा सेंटिमेंट हावी हो रहा है।
बिल्कुल सर, आपने सही कहा। और इनफैक्ट उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ हमने एशियन मार्केट्स में देखा है, बल्कि युआन डॉलर के मुकाबले हमने देखा ऑलमोस्ट 3-3.5 हफ्ते के लोस पर आ गया। लेकिन सर थोड़ा सा फोकस मैं कमोडिटी की तरफ शिफ्ट करके लेकर जाना चाहूंगी, स्पेशली एनर्जी। इसका जैसे कि दीप भी मेंशन कर रहे थे, एक इसका प्लस साइड ये रहा है चाइना की कमजोर डिमांड का और खराब इंडस्ट्रियल प्रॉफिट नंबर्स का, कि कच्चे तेल के डिमांड का सेंटिमेंट थोड़ा सा नीचे आया है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं दोनों बेंचमार्क से इस समय साल के निचले स्तर पर है। बट सर क्या माना जाए, क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर अब 4 दिसंबर एक ओपेक प्लस की बैठक है और 5 दिसंबर जो यहां पर प्राइस कैप लगना है। एक हफ्ते का समय बाकी है, कोई निर्णय ना ईयू की तरफ से आया ना G7 की तरफ से आया है। $65-70 के प्राइस कैप की बात कर रहे हैं, यूक्रेन कह रहा है कि भाई 30-40 लगाओ तभी कोई असर होगा। सर यहाँ पे क्या होना है अल्टीमेटली? डिमांड में सुधार नहीं होगा, चाइना दूसरा बड़ा कंज्यूमर है, वहां कुछ सुधार नहीं है, तो कच्चे तेल की कीमतों को लेकर, नेचुरल गैस के प्राइसेस को लेकर अब क्या व्यू बन रहा है? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि डिमांड कम हो रही है और सबसे बड़ी डिमांड जहां गिरी है वो चाइना है। भारत में तो डिमांड बढ़ रही है, तो हम भी बहुत बड़े कंज्यूमर हैं, बट वहां पे डिमांड चाइना में जो गिर रही है उसका इम्पैक्ट है। ईयू की बात करें तो वहां करार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पोलैंड और बाल्टिक स्टेट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि तेज यहाँ पे आप रशिया के ऊपर प्राइस कैप लगाइए। हंगरी जैसे जो देश हैं वो कह रहे हैं हमारे पे कोई प्राइस कैप हो नहीं सकती, हम रशिया के साथ बैठे हुए हैं, बिल्कुल हमारे पे आक्रमण हो जाएगा। तो ये बहुत ही एक डिवाइडेड हाउस है। 27 पार्लियामेंट्स ने इसको पारित करना होता है। 19 करेंसी में है देश और 27 देश यूरोपियन यूनियन में है, तो ये पारित होना बहुत अभी मुश्किल लग रहा है। और प्राइस कैप जो है 65 से 70 की, उससे भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये अच्छी बात है कि भारत के लिए सप्लाईज बिल्कुल चलते रहेंगे। एक और बात जो हुई नेहा, वो थी वेनेजुएला का खोलना। वहां पे बातचीत चल रही थी मार्च में, अगर आप याद करें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग गए थे, और मैं तभी से कह रहा था वेनेजुएला के पास सऊदी अरेबिया से कई गुना ऑयल रिजर्व्स हैं। वेनेजुएला क्योंकि कम्युनिस्ट वहां पे आ गए थे, ह्यूगो चेवेज करके, और फिर मडूरो जो अभी हैं उनके जो अनुयायी बने प्रेसिडेंट, उसके चलते उनकी जो तेल क्षमता थी, जो उत्पादन वो करते थे 19 लाख बैरल दिन का, वो 6 लाख बैरल पे आ गया। तो वो अब और अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हुए थे, अमेरिका ने कुछ सैंक्शंस हटाए। उनकी जो बड़ी दिग्गज ऑयल कंपनी है शेवरॉन, जिसका वहां पे काफी निवेश है, उन्होंने उनको अलाउ किया कि आपके जो एग्जिस्टिंग वेल हैं उससे आप तेल उत्पादन कर सकते हैं। तो 2 लाख बैरल वो उत्पादन करते थे जो बंद हो गया था। और दूसरी बात है, जो उत्पादन चल रहा था पिछले 2 सालों से, जो मार्केट में नहीं आ पाया था ऑफिशियली, वो भी कुछ शायद स्टोरेज में होगा, तो वो सब अमेरिका में आ सकता है। ओवरऑल देखिए तो 10 करोड़ बैरल प्रतिदिन बनते हैं, तो ये बहुत छोटा है 2 लाख बैरल की बढ़ोतरी, और इमिडिएटली तो इतना इम्पैक्ट नहीं है, बट सेंटिमेंटली ये है कि अमेरिका अगर अलाउ करता है। और दूसरा है, जो लॉबिंग वाले बहुत बड़े ऑयल सर्विसिंग कंपनीज हैं, उन 3 कंपनीज को अमेरिका ने अलाउ किया कि आप वेनेजुएला में फिर से ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो ऑयल फील्ड्स को वो फिर से बरकरार कर देंगे और उनको भी पैसा मिलेगा। तो अगर वो वेनेजुएला 6 लाख से 29 लाख पे पहुंच जाता है फिर से, वो एक बहुत बड़ी सप्लाई आ जाती है। तो जो रशिया की सप्लाई निकलेगी भी, वो वेनेजुएला की सप्लाई आ सकती है। 6 महीने से साल लग जाएगा, बट क्या है, सेंटिमेंट ऑयल मार्केट में बड़ी तेजी से आता है, क्योंकि स्पेक्यूलेटिव प्रीमियम रहता है, $10-12 का स्पेक्यूलेटिव प्रीमियम रहता है, वो हमने कटते हुए देखा है। तो चाइना का डिमांड है, वेनेजुएला का खोलने का सेंटिमेंट है, चाहे ऑन द ग्राउंड इतना नहीं है। रशिया का करार होगा लास्ट टाइम, जैसे 4 तारीख या 5 तारीख रात तक, मध्य रात्रि तक यूरोपियन यूनियन कुछ करार कर लेंगे। नेचुरल गैस आए तो अगस्त के जो 300 यूरो का नंबर आ गया था, उससे 135-140 पे आ चुके हैं, तो वहां से काफी कटौती हुई है। बट ये 50-60 का नंबर था जहां से 300 पे आया था,
तो अभी भी बढ़े हुए हैं एनर्जी प्राइसेस, बट अपने पीक से जरूर गिरे हैं। अंडरस्टूड सर।